क्लियर हो गया? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ हो रहा है। K इक्वल टू ए नॉट बाई टू इंटू टी हाफ। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं K का वैल्यू अगर टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ से चाहे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का वैल्यू दिया है और टी हाफ का वैल्यू दिया है तो यहाँ से हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगर T 100% निकालना हो, T 100% का क्या मतलब है? टाइम ऑफ रिएक्शन। इसी को T 100% यहाँ हम कह रहे हैं। T 100% हम यहाँ कह रहे हैं यानी ये टाइम ऑफ रिएक्शन है। T 100% क्या है? यानी T इक्वल टू टाइम ऑफ रिएक्शन। जितना टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी जितना टाइम में 100% ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसे आप कहते हैं टाइम ऑफ रिएक्शन या T 100%। क्लियर हो गया? तो अगर इसे आपको निकालना हो, अगर हाफ टाइम लाइफ टाइम दिया हो तो इसको निकालने का तरीका 2 इंटू टी हाफ। T 100% कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 इंटू टी हाफ। ठीक है? T 100% का मतलब टाइम ऑफ रिएक्शन। अगर निकालना हो तो 2 इंटू टी हाफ। क्लियर? देखो जब 2 इंटू टी हाफ तो T 100% इक्वल टू, देखो टी हाफ का वैल्यू क्या लिखा है आपने? टी हाफ का वैल्यू अभी हमने बताया था, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2K, ए नॉट बाई 2K। ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा ए नॉट बाई K। 2 इंटू टी हाफ और टी हाफ का वैल्यू हमने बताया ए नॉट बाई 2K, तो 2 इंटू ए नॉट बाई 2K कीजिएगा तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? ए नॉट बाई K। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 6 और 7 की हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं टाइम ऑफ रिएक्शन। अगर हाफ लाइफ टाइम दिया रहा है तो 2 इंटू टी हाफ कर देना है, और अगर हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू नहीं दिया रहा है, सिर्फ K का वैल्यू दिया रहा है तो ए नॉट बाई K कर देना है। यहाँ ए नॉट बस मान लो फिर से एक बार, अगर किसी भी रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू दिया है तो टाइम ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं T 100% इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। अगर रिएक्शन में क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू और रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो T कैसे निकलेगा? ए नॉट बाई K। आप इंपॉर्टेंट जो भी इक्वेशंस हैं उसको मैं घेर दे रहा हूँ बॉक्स में, उससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ये बात तय है। क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे ही बनेंगे, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं, क्वेश्चन बनना ही है। क्लियर हो गया? देख लो जल्दी लिखें इसको आप। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस ग्राफ्स रिलेटेड विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? ग्राफ्स रिलेटेड विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जो रिलेटेड हमारे ग्राफ है उसे हमें देखना है। ग्राफ्स रिलेटेड विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, हेडिंग बना दिया, ग्राफ्स रिलेटेड विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर?
ग्राफ्स रिलेटेड विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सुन क्या हेडिंग बनाए, क्या हमने बोला, ग्राफ्स रिलेटेड विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वी गो ग्राफ्स रिलेटेड विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमारा हेडिंग है, ठीक है। यानी अब हम ग्राफ पढ़ने चल रहे हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ है, ठीक है। पहला ग्राफ है ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन। ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी एटी की बात हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एटी, इसकी बात हम कर रहे हैं वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन यानी टी, ठीक है। एटी वर्सेस टी का ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन। तो देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा है K इक्वल टू ए नॉट माइनस एटी बाई टी, ये पढ़ा है हमने, क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू के टी। पहले इक्वेशन हमको लाना पड़ेगा और उसके बाद ग्राफ हम खींचेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्लियर हो गया। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, देखो सभी स्टूडेंट, एटी की हम बात करेंगे, एटी इक्वल टू, यहां पर देखो ए नॉट माइनस के टी, हो सकता है कि नहीं, देख लो सभी स्टूडेंट, एटी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, देख लो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखो ग्राफ, ये इक्वेशन को लिख सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एटी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, क्लियर हो गया। देखो इस फॉर्मेट में हम क्यों लिखे, हमारा ग्राफ का हेडिंग ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी एटी वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन यानी टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एटी वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन टी का ग्राफ है। तो याद रखना ग्राफ में जब भी ग्राफ बनाना हो तो आप जानते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, जो नहीं जानते वो जान लें यहाँ से, कि जो वर्सेस के पहले वाली क्वांटिटी है, वर्सेस के पहले वाली जो क्वांटिटी है उसको हमेशा इक्वेशन में लेफ्ट साइड रखते हैं, और वर्सेस के बाद वाली क्वांटिटी है उसको हमेशा इक्वेशन में राइट साइड लेके आते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड रखते हैं उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं, जो राइट साइड रखते हैं उसको जनरली एक्स एक्सिस पे रखते हैं, क्लियर। किसी भी ग्राफ को खींचने का ये आसान तरीका होता है। तो ये देख लो, तो अब यहाँ पे जरा देखिए आप, ये माइनस एम एक्स, ये m के जगह पर k, x के जगह पर t प्लस c के जगह पे ए नॉट। देख लो आप, माइनस एम एक्स प्लस सी का कर्व हो गया, ये कर्व किसका हो गया, माइनस एम एक्स प्लस सी, m के जगह पे k, ठीक है, यानी देखो यहाँ पे m की जगह पे कौन है यहाँ k, ठीक है, x के जगह पे कौन है t, और ए नॉट c यानी इंटरसेप्ट, माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, क्लियर हो गया। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ आ रहा है, m क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, ये स्लोप है ग्राफ का, कर्व का स्लोप है, क्लियर हो गया, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ आ रहा है, ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखिए, अब इसको अगर प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ का, तो यहाँ पर देख लो, ये कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पे, वर्सेस
कि पहले वाला 80, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे रखेंगे। क्लियर हो गया? तो माइनस एम एक्स प्लस सी यानी निगेटिव स्लोप का ग्राफ है ये। क्लियर? यहाँ पे ए नॉट इज द इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया? ये स्लोप ऑफ द कर्व। अगर कर्व के आप स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ द कर्व अगर बात करें आप कर्व के स्लोप की, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको m कहते हैं, यानी tan थीटा, ठीक है ना? इसे कैसे लिखते हैं आप? tan थीटा या m, और यहाँ पे m की जगह पर क्या है? देखो माइनस से मैंने किए है, माइनस के, देखो सीधा। देखो एक लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए, रोज स्टूडेंट्स के लिए, आप देख लीजिए, एक एक लाइन आपके लिए एक्सप्लेन हो रहा है। जल्दी लिखें, जब भी 12th स्टूडेंट ने जल्दी लिखिए। स्लोप ऑफ द कर्व लिखा गया, ये स्लोप लिखे जल्दी। स्लोप tan थीटा यानी m से रिप्रेजेंट करते हैं आप, यहाँ पे क्या है? माइनस के, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन। हो गया? नेक्स्ट ग्राफ है ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके पहले रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी x, स्मॉल x, याद करो x मोल पर लीटर माने थे, यही काम आएगा इक्वेशन, वर्सेस टाइम ऑफ रिएक्शन। तो याद करो इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर 3 आया था, क्या आया था? x इक्वल टू kT, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग? x इक्वल टू kT, ठीक है? तो दिस वर्सेस दिस, ये ग्राफ है y इक्वल टू mx, ठीक है? यहाँ पे जो ग्राफ था, देखो यहाँ जो ग्राफ था तुम्हारे पास 80, देखो माइनस kT प्लस NO, तो ये जो ग्राफ था ये y इक्वल टू यहाँ mx यानी माइनस mx प्लस c, ठीक है? ये ग्राफ है। यहाँ कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू mx, ठीक है? y इक्वल टू mx, यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू mx का कर्व यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वहाँ क्या था कर्व का नेचर? स्ट्रेट लाइन पासिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू mx प्लस c यहाँ 0 है इंटरसेप्ट, ठीक है? तो क्या करोगे आप? यहाँ बना लो, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x और यहाँ टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है? यही है, देखो स्लोप ऑफ ग्राफ tan थीटा यानी m, और यहाँ पे m की जगह पर क्या? देखो k, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लिख लिया आपने? थर्ड है ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ टाइम। ग्राफ ऑफ
हाफ लाइफ टाइम T half versus initial concentration of reactant. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप कैसे लिखते हैं? एनोड से, ठीक है। इसका ग्राफ यानी टी हाफ और एनोड के बीच का ग्राफ हमें लिखना है, ठीक है। तो अगर आप टी हाफ का इक्वेशन देखें, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या देखते हैं हम लोग? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। टी हाफ वर्सेस में क्या लाना है? ए नॉट। तो टी हाफ देखो यहाँ 1/2k इंटू ए नॉट लिख सकते हैं ना। k क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ y, यहाँ m इंटू एक्स, ये एक्स की जगह। क्लियर हो गया? देखो स्लोप हो गया कर्व का 1/2k। तो वहाँ देख लो y = mx + c का यहाँ भी ये कर्व y = mx + c, c यहाँ 0 यानी y = mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यहाँ t हाफ हो गया, y एक्सिस पे t हाफ, x एक्सिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी एनोड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस ग्राफ में। क्लियर हो गया? आप ये ग्राफ खींचेंगे, यहाँ स्लोप tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू देखो यहाँ पे 1/2k n/2k। क्लियर हो गया? देखो तो ये थर्ड ग्राफ नंबर 4, ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप एनोड ले सकते हैं, कुछ भी ले, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग जानते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो अगर कोई लेट ए जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने ले लिया जो A कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है। इसका हम लोग रेट लॉ, फ्रॉम रेट लॉ से क्या लिखते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन को? देखो रेट इक्वल टू, रेट को आप क्या लिखते हैं? R के A⁴ अल्फा लिखेंगे। यहाँ अल्फा यहाँ क्या है? 0 है, यहाँ पे अल्फा क्या है? 0 है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो k और A⁴ 0। अभी थोड़ा देर पहले भी हमने आपको डेरिवेशन में सिखाया था, A⁴ क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। तो R इक्वल टू k इंटू 1 होगा कि नहीं? x⁴ क्या होता है? 1, तो A⁴ 1 होगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? k, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे क्या हो गया? इक्वल हो गया। और रेट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन क्या होता है? थ्रू आउट द रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। तो देखो सीधी बात है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है, यानी उसके कंसंट्रेशन के पावर जीरो पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये होता है कि उस रिएक्शन में कंसंट्रेशन को आप कितना भी टाइम बढ़ा दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर से समझ लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाओ, ठीक है, कितना टाइम्स बढ़ा दो, क्योंकि उसका पावर क्या है, जीरो है, कितना भी टाइम्स आप बढ़ा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आप जितना बढ़ाए, मान लो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना जितना बढ़ाना हो बढ़ा दें, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका ऑर्डर जीरो है। तो अगर आप यहाँ पे ए नॉट मान लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिए ए नॉट टू द पावर अल्फा, अल्फा शुरू में मान लीजिए 1 है, ठीक है, बाद में आप यहाँ पर देख लो फिर से ये ए नॉट है टू द पावर अल्फा, तो अल्फा यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जीरो, क्लियर। अगर यहाँ पे 2a कर दिए तब भी क्या होगा, जीरो, 5a कर दिए तब भी जीरो, 10a कर दिए तब भी जीरो, 4a कर दिए आप तब भी जीरो, कुछ भी आप कर लो, 50a 100a कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लें तो दी पावर जीरो, और जीरो जब पावर हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल इस पूरे टर्म का 1, यानी ओवरऑल R इक्वल टू सभी केसेस में क्या है, बात समझ में आ गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप कितना भी टाइम बढ़ा लीजिए, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्लियर हो गया। इसलिए ऐसा आया है ये। तो अगर आप ग्राफ अगर खींचेंगे, अगर इस पर रेट ऑफ रिएक्शन रखेंगे, यहाँ पे R और यहाँ रखेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप इस पे रखेंगे, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट होगा, यानी ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यही आएगा, यही स्लोप, ठीक है, के आ जाएगा यहाँ कांस्टेंट, यही हो जाएगा इसका, ठीक है, के इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा याद रखें, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी थ्योरी था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन हमने किया, फिर हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन हमने किया, फिर उसके बाद हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन हमने निकाला, फिर हमने दिखा दिया हाफ लाइफ टाइम और टाइम ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने निकाल दिया। हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन कैसे आता है, और उसके बाद हमने ग्राफ ऑफ रिएक्शंस, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जितने तरह का ग्राफ हो सकता है पॉसिबल उतने तरह का ग्राफ हमने बता दिया आपको। ग्राफ 12th में जनरली ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जेईई मेंस नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब इससे का क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल हमें बनाना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तब तक आप इस थ्योरी को बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है, क्लियर करके, और जितना फार्मूला हमने बताया है सभी फार्मूला को आप याद करके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को करेंगे, जितने तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।